हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नो अबाउट इकोनॉमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे वाइवा प्रिपरेशन के लिए एमए इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है कि जो एग्जामिनर है वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन करता है और किस टाइप के क्वेश्चन करता है, और हमें उसके लिए प्रिपरेशन किस टाइप की करनी चाहिए, किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो सामने वाला जवाब देता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट आता है बहुत अच्छे से। तो अगर वो ये पूछेगा कि ये आपको बहुत अच्छे से आता है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं क्या वो आपको नहीं आते? तो ऑफकोर्स आपको आते हैं सभी सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो आपको बताना है, ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बीच में अटके नहीं। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा सबसे अच्छा लगता है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, और कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, या फिर कौन सा ऐसा कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना कि मेरा ये सब्जेक्ट है, तो मैं एज ए स्टूडेंट आंसर देता हूँ साथ ही, और साथ में ही क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन लगातार चलती रहेगी। मेरा जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बाद में इससे इसके बाद क्वेश्चन पूछता है वो कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। अगर वो एग्जामिनर पूछे कि आप बताइए क्या कैसे आप इसको पसंद करते हैं, या कैसे आपका इंटरेस्ट है इसमें, क्यों करते हो, क्या मतलब है इसका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, तो हम स्टार्टिंग से ही करते हैं कि क्या क्या इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है, और क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको मोस्टली टॉपिक के साथ कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे कि किसी वस्तु और सर्विसेज का एक्सचेंज है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच। हम इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कह सकते हैं। जैसे हम इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री के साथ। मेनली हमारा जो ट्रेड है वो चाइना के साथ ही होता रहा है। ठीक है, तो ट्रेड अब किस तरह तरीके से होता है? विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में क्या होगा? गुड्स आएंगी, वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, कपड़े हैं, गारमेंट जिसको हम गारमेंट्स बोलते हैं, जूते हैं वगैरह वगैरह, फूड्स हैं, ये सारी थिंग्स हैं जो विजिबल, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, और इनविजिबल ट्रेड कैसा होगा? जैसे कि सर्विसेज, कोई सर्विस दे रहा है, सर्विस टीचिंग कर रहा है, या फिर बैंक में सेवा दे रहा है, या कोई और जैसे कि रिसर्च वगैरह है। ठीक है, तो वो क्या होगी? इनविजिबल सर्विस होगी, जो वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? अब देर आर नॉट द रिसोर्सेज और कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ऑलमोस्ट नीड्स एंड वांट्स डोमेस्टिकली। जब कोई कंट्री डोमेस्टिकली अपने खुद के प्रोडक्शन से सेटिस्फाई नहीं होता, जैसे कि या तो उसका प्रोडक्शन कम है, उसके पास रिसोर्सेज कम है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा? वो खुद के रिसोर्सेज से, प्रोडक्शन कैपेसिटी से, इन सब से सेटिस्फाई नहीं होगा। वो अपनी डिमांड्स है जो देश की, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो इंपोर्ट करेगा। ठीक है, रिसोर्सेज का इंपोर्ट करेगा, फाइनल गुड्स का इंपोर्ट करेगा, सर्विसेज का इंपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर और इसी तरह से एक कंट्री जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो उनको एक्सपोर्ट करेगा, और जो जिसमें देश में कमी है वो इंपोर्ट करेगा। इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रीज़न फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके रीज़न क्या क्या है? जैसे कि किसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उसको उसके कारण क्या, क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? एक तो ये मेन रीज़न होगा, इसके कारण तो ट्रेड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कि हम
कि हमारे देश में इन चीज़ों की कमी है, इसके लिए हम इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमारे ये वस्तुएं या सर्विसेज हमारे देश में ज़्यादा हैं, हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं, तो हम इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, किन कारणों से हम उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। मेन रीज़न तो ये होगा कि ये हो गया कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है या एक्सेस सप्लाई है, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। कि हमारे देश में इन चीज़ों की कमी है, इसके लिए हम इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमारे ये वस्तुएं या सर्विसेज हमारे देश में ज़्यादा हैं, हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं, तो हम इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, किन कारणों से हम उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। मेन रीज़न तो ये होगा कि ये हो गया कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है या एक्सेस सप्लाई है, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों करेंगे उसको बेनिफिट, अगर हमें बेनिफिट ही नहीं होगा एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का, तो हम क्यों इंटरनेशनल ट्रेड में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसके क्या क्या रीज़न है, जैसे कि प्राइस है। किसी चीज़ का अगर प्राइस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जैसे इंडिया में है, मान लो इंडिया में किसी चीज़ का प्राइस हाई है, और अगर हम इंपोर्ट करेंगे चाइना से, जैसे कि टॉयज़ से लो, टॉयज़ का जो प्राइस है वो इंडिया में हाई है, लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट किया गया टॉयज़ है वो क्या है, वो चीप रेट पे मिलता है। ठीक है, सस्ता मिलता है। इसी तरह से उसकी क्वालिटी क्या है, इंडिया की जो मैं इंडिया के इनकी कीमत को, इनकी क्वालिटी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करें, फिर भी जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो इंडिया के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो बिल्कुल लो क्वालिटीज़ की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसलिए चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है सामान। ठीक है, क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं वो। ठीक है, उसकी प्राइस भी कम है। ठीक है, अवेलेबिलिटी, लेकिन हमें टाइम पर मिल जाते हैं वो, इसलिए तीसरा पॉइंट हो गया अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद है प्रॉफिट, हमें उससे प्रॉफिट भी हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रॉफिट, हम वहाँ से चाइना से इंपोर्ट किया, और उसके बाद हम आगे कंट्री में छोटे छोटे शॉप्स पर हमें उनको सेल करते हैं, तो उससे क्या हमें प्रॉफिट मिलता जाता है। ठीक है, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, मेनली जो ट्रेड एग्जिस्ट करता है वो डिमांड और सप्लाई पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगी, अगर सप्लाई नहीं होगी तो ट्रेड होगा ही नहीं। ठीक है, 4-5 रीज़न थे जो ट्रेड को एग्जिस्ट होने में, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रीज़न है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो सिलेबस से रिलेटेड, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज दी गई हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है एडम स्मिथ, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन अराइज यहीं से हो जाता है कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। और जब 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन बुक दी थी एडम स्मिथ ने, उन्होंने उनका जो बिलीव था वो इंटरनेशनल ट्रेड में ही था। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही विश्वास रखते थे, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है वो मैं अपने नोट्स में प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, अपने इंस्टाग्राम पेज पे नो अबाउट इकोनॉमिक्स पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मैं मोटा मोटा जो सिंपल भाषा में हम एक्सप्लेन करते हैं बस उस तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो सिलेबस कवर ही नहीं होगा। ठीक है, एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, ये 1776 में जो बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की, उसमें इस थ्योरी को पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो दो कंट्रीज़ के बीच में है। ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में होगा। दोनों कंट्री के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल कब होगा, जब एक कंट्री एक गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और उसको सेल करेगी दूसरी कंट्री में। कब करेगी, जब उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, दूसरी कंट्री से, और दूसरी कंट्री दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और उसको सेल करेगी दूसरी कंट्री में। कब, जब उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा
पहली कंट्री के में सेल करने, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों कंट्री को कब होगा, जब दोनों की कॉस्ट जो है दोनों गुड्स की दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंट होगी, ठीक है। एक कंट्री में कम कॉस्ट होगी एक गुड्स की, और दूसरी कंट्री में उसी गुड्स की को प्रोडक्शन करने की कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। इसी प्रकार दूसरी कंट्री में भी यही होगा, ठीक है। तब क्या होगा, दोनों कंट्री एक ही गुड्स का उत्पादन करेंगी और दोनों में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, और ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा।